जैन भाई, साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। कल आपका प्रोटीन चैप्टर का जो है लगभग 75% भाग कंप्लीट हो चुका था। आज 25% भाग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब कोशिश करते हैं जो पहले कल जो चला था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। समझिए ध्यान से, कल हम बता दिए थे आपको कि जो प्रोटीन है, ठीक है, यह प्रोटीन कहाँ से आया था, प्रोटीन वर्ड कहाँ से आया था। तो ये प्रोटीन जो होता है ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा जिससे हम लोग का हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा, उसी तरह से ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से लिया गया था। किससे लिया गया था? प्रोटियोस से लिया गया था। इस प्रोटियोस का अर्थ क्या आता है, इस प्रोटियोस का मीनिंग क्या आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए कि हमारे शरीर जो बॉडी का निर्माण हुआ था, सबसे पहले क्या, एक जायगोट था, जायगोट ग्रुप में एक कोशिका थी, उसको विभाजित करते 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 हमारा बॉडी, इतना बड़ा बॉडी का निर्माण हुआ। लगभग कितना कोशिका बन गया? 35 लाख करोड़ लगभग कोशिका बन गया। तो यह विभाजन कौन करवाया, बॉडी का निर्माण कौन करवाया? यह विभाजन करवाने का काम कौन किया है? प्रोटीन। इसीलिए इसको क्या कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण। एक और चीज के लिए इसको महत्वपूर्ण कहा गया है कि यह क्या आता है कि हमारे वजन का, शरीर का वजन का 15% भाग होता है। जितना आपका वेट है उसका 15% भाग क्या होगा? प्रोटीन। जैसे देखो कि हमारा वेट 60 kg है, उसका 15% कितना होगा? हाँ देखिए, चलिए इसमें करते हैं 3×9 kg। अगर यदि आपका वेट अगर यदि है, आपका वेट अगर यदि 60 kg है, तो समझ लीजिए आप, तो प्रोटीन का कितना आपके बॉडी में है? यह 9 kg होता है। सोच सकते हैं कितना अधिक है यह। चलिए, क्या और सभी तत्व इसमें, और सभी तत्व पाए जाते हैं पोषक तत्व ना, क्या कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, उसके बाद आपका विटामिन ए बी सी डी ई के जितना भी है वो सब है। उस सब के रहते हुए भी और खनिज भी है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लोह तत्व है, उसके सब के रहते हुए सबसे क्या होता है? अकेले इन 9 kg कौन है? यह प्रोटीन है। तो अब इसके बारे में हम बताए थे, इसका जो इसमें क्या, ये प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट जो था, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या आता है? C6H12O6। इसी के कारण से क्या था कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जा रहा था? एक कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन, ये 3 चीज दिख रहा था, ये 3 चीज पाया जाता है। वहीं अगर हम प्रोटीन पे आते हैं, तो प्रोटीन का जो सबसे छोटा रूप क्या है? यह अमीनो अम्ल। क्या है? यह अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल अगर दिया है तो अमीनो क्या होगा, देख सकते हैं, अमीनो एसिड हो गया। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, तो क्या होता है समझिए ध्यान से, क्या है? एक अमीनो है, एक एसिड है, मैंने एक एमीन ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है। एमीन ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। एक एसिड ग्रुप है, क्या हो जाएगा? COOH हो जाएगा। इसके बारे में बताए थे, कार्बन एल्काइल रेडिकल होता है, R हो सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए लगभग कितना तत्व है, कौन कौन तत्व है बताइए। लगभग देखिए, ये नाइट्रोजन है तो आपको नाइट्रोजन दिख गया, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिख गया, कार्बन दिख गया, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें क्या था? इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तीनों तो कार्बोहाइड्रेट में पाया जा रहा था, लेकिन ये नाइट्रोजन बेसिक क्यों है, वो प्रोटीन में बढ़ गया। तो आपको एक चीज बताए थे, इसी चीज में हम बताए थे कि जो है ना, ज्वाइंट करने का तरीका पे हम बताए थे ये चीज आपको, कि जो ग्लूकोज जो होता है, 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, 4 ग्लूकोज, एक तरह से ग्लूकोज जो जुटता है, इसको जुटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यदि किस बॉन्ड के आधार पर जुटता है, कौन सा बंधन या कौन सा बॉन्ड है जो कि एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंधन, ठीक है। और उसी तरह से समझिएगा ध्यान से, यह जो एक जो ऐसा प्रोटीन निकला, इतना जो एक प्रोटीन निकला, मतलब एक प्रोटीन मतलब क्या निकला? ये NH2 COOH R एल्काइल रेडिकल और H, ये एक अमीनो अम्ल है। इसी तरह से जुटेगा एक और अमीनो अम्ल, क्या हो जाएगा? ये NH2 COOH
आर एच। अब देखिए इससे क्या होगा कि ये दोनों जुटेगा, ठीक ना। इसका बॉन्डिंग कर देंगे, अभिक्रिया भी करवा देंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि अभिक्रिया नहीं होगी बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन ये एग्जाम आपका नहीं पूछता है, तो ज़्यादा उतना डीप भी नहीं जाना जो कि एग्जाम का लेवल का ही नहीं हो। तो आपको हम बता दे रहे हैं, इसको जोड़ने के लिए क्या कर दिए, NH2 है ना, ये जो NH2 जो है एक तरह से ये दोनों रिएक्शन करेगा, रिएक्शन के आधार पर क्या करेगा, एक यहाँ पे एक बॉन्ड का निर्माण करेगा, ये दोनों क्या करो यहाँ से जुटने का काम करता है। अब बताइए ये दोनों यहाँ से जुटेगा तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा, एक और यहाँ से होगा, एक और अमीनो एसिड यहाँ से बनाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए NH2CC_OH R और H, फिर यहाँ से जुड़ रहा है, जुटने का काम कर रहा है। तो एक अमीनो अम्ल, 2 अमीनो अम्ल, 3 अमीनो अम्ल, इसी तरह से लगभग 20 अमीनो अम्ल जुड़ेगा तो क्या होगा, एक प्रोटीन बनाएगा। तो यह जो अमीनो अम्ल जो एक दोनों जुट जो रहा है, तो अमीनो अम्ल किस बंधन के आधार पर जुटता है, कौन सा बंधन, तो वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंधन। पेप्टाइड बंधन के आधार पर क्या होता है, अमीनो अम्ल जुटता है, यानी प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ, पेप्टाइड बंधन से होता है। और वो जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे हुआ था, ग्लाइकोसिडिक बंधन से हुआ था। इस बंधन को भी याद रखना, कैसे ये बंधन भी अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। चलिए लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, पहले भी हम बता चुके थे, आज बस उसी का थोड़ा थोड़ा रिविजन करवा दे रहे हैं। चलिए आपको बताए थे प्रोटीन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कौन कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में देखते हो। कल आपको हुआ था लगभग, ये जो दूध जो होता है, दूध में आपको बताए थे, दूध जो उजला होता है वह केसिन प्रोटीन के कारण होता है, दूध का रंग जो पीला होता है वह कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। कैरोटीन प्रोटीन लगभग समझिएगा जितने भी पीले फल है वो सब में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, जितना भी हरी पत्तेदार सब्जियां उसमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद एक तरह से तो जितना पीला फल है सब में हो गया। उसके बाद हाँ एक गाजर में भी क्या क्या पाया जाता है, कैरोटीन। यही कैरोटीन का इस्तेमाल क्या करता है, हमारा लीवर करता है, किस चीज़ के लिए, विटामिन ए बनाने के लिए। हम आगे इस चीज़ का हम बताएंगे कि आप क्या क्या उसका क्या क्या उनकी बातें होंगी, टोटल कंप्लीट होगा उसका। चलिए अब उसके बाद ये जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में भी क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। कि गोल्डन राइस है क्या चीज़, समझिए ध्यान से। गेहूँ का एक अलग क्वालिटी है, उसको क्या किया गया है कि जो ना कैरोटीन का जो जीन होता है, ठीक है, वो निकाल करके क्या किया गया गेहूं में डाल दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जो गेहूं है, गेहूं में क्या होता है कि बीटा कैरोटीन पाया जाने लगा, ठीक है। इस प्रकार का जो गेहूं होता है उसको क्या कहा जाता है, गोल्डन राइस कहा जाता है। चलिए उसके बाद या जो है उसके बाद अस्थि जो है, हड्डी, इसमें क्या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, ओसिन। उसके बाद जो उपास्थि जो है, उपास्थि में कौन सा पाया जाता है, कॉन्ड्रिन। मतलब जो हड्डी में जो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, वो जो हड्डी का जो निर्माण हुआ है, कौन सा प्रोटीन वहाँ पे कोशिका का विभाजन करने का काम कर रहा था, वह ओसिन प्रोटीन कर रहा था। और जो उपास्थि मतलब क्या था, ये जो लचीला होता है ये उपास्थि है, ये कान क्या है, लचीलापन है, ये क्या उपास्थि है। ये सबको विभाजित करने का काम कौन किया था, जो लचीलापन है वहाँ पर विभाजित करने का काम कौन किया, कॉन्ड्रिन किया। जो ओसिन कहाँ पाया जाता है, समझिए ध्यान से। ये बॉन्ड जो ये जो मुड़ता नहीं है, ये तो कलाई मुड़ रहा है ना, ये नहीं, ये जो अगर ये मुड़ नहीं रहा है तो वो हो गया अस्थि, यानी हड्डी हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद जो होता है जो मुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं, हम उपास्थि कहते हैं। देखो बाल, नाखून, बाल, अखूड़, ये सब में क्या होता है, केराटिन। देखो 3 तरह का होता है, को अक्षर से 3 तरह, एक केसिन दूध में, एक कैरोटीन पीला फल में, गाजर में, हरे पत्तेदार सब्जियों में, ठीक है। उसके बाद एक होता है केराटिन, ठीक है। केराटिन हो गया यही नाखून, बाल और गुड़ में पाया जाता है। और केराटिन एक और जगह पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया, एक बार देख, कल ये टॉपिक छूटा था थोड़ा सा, तो ये पाया जाता है आपका त्वचा में। किसमें पाया जाता है, यह त्वचा में पाया जाता है, कौन, केराटिन प्रोटीन, ठीक है। ये जो त्वचा हम लोग का, इसमें भी पाया जाता है केराटिन प्रोटीन। ये केराटिन में कौन कौन से, तो 2 हो गया ना, एक आपका हो गया त्वचा में जो कौन कौन सा प्रोटीन हो गया, केराटिन प्रोटीन हो गया, एक कोलेजन प्रोटीन हो गया। 2 प्रोटीन है जो कि त्वचा में पाया जाता है, एक केराटिन, एक कोलेजन। अब मांस में क्या पाया जाता है, मायोसिन। देखो मांस और ये क्या चीज़ है, त्वचा और हड्डी क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में कल बताए थे कि जैसे देखिएगा ये क्या है, एक तरह से बॉन्ड है, इसके ऊपर से देखते समझ लीजिए कि लेयर जो होता है यहाँ से, ये मांस का लेयर होता है, ठीक है।
मांसपेशी का लेयर होता है, उसके ऊपर से एक त्वचा का पतला सा लेयर होता है। इस प्रकार से हमारा जो है ना तरह से ये बोन जो ये हाथ का भी निर्माण जो है, बीच में हड्डी, उसके बाद क्या है मांस है, उसके बाद ऊपर से क्या है त्वचा है। सेम इसी प्रकार से बना हुआ हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यह जो मांस जो है कहाँ पाया जाता है, ये एरिया है मांस के लिए। ठीक है, तो यह क्या होता है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद त्वचा में, मांस में, हड्डी में, मतलब एक कोलेजन प्रोटीन जो होता है तीनों में पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन का काम होता है गोंद के तरह सबको चिपका के रखना। जैसे देखिए यह हड्डी हो गया और यह मांस है, ये दोनों को सटा के रखने का काम कौन करता है, कोलेजन करता है। यदि ये नहीं सटेगा तो ये हट जाएगा, तो सब हट जाएगा, सिर्फ हड्डी दिखेगा हमारे शरीर में। उसके बाद यहाँ भी जोड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ भी त्वचा को ये मांस से जोड़ने का यहाँ काम कर रहा है। कौन करता है ये सब, ज्वाइंटिंग की जगह पे जो ज्वाइंट जहाँ है वहाँ कौन सा काम करेगा, यही करेगा आपका कोलेजन प्रोटीन काम करेगा। रक्त, हाँ रक्त में कौन कौन से पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, फाइब्रोनेजिन पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन दोनों का एक ही कार्य होता है कि रक्त का थक्का जमाने का कार्य करना। ठीक है, चलिए अगला जो है, अगला हम आपको बताए थे इसका प्रोटीन का कार्य। हाँ प्रोटीन का कार्य चल रहा था ना, चलिए प्रोटीन के कार्य में बता दिए थे कि प्रोटीन क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4.1 से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। हार्मोन के बारे में बता दिए थे, इंसुलिन हार्मोन जो है, एक तरह से ग्लूकागोन हार्मोन है, ये सब हार्मोन क्या करता है, हमारे एक तरह से शरीर में क्या करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया आ रहा है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, यह हार्मोन करता है। उसका रक्त का थक्का जमाने में आपको बता दिए प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन है, जो कि क्या करता है, रक्त को थक्का बनाता है। यदि रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जैसे के बाद भी हमारा हाथ में से कट जाता है, कट जाने के बाद अगर छोड़ दीजिएगा कुछ देर के बाद यहाँ पे गाढ़ा गाढ़ा जो है ना एक तरह से जम जाता है, और क्या एक तरह से क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। ये जो गाढ़ा ऐसा जो जम जाता है, जो हार्ड धीरे धीरे होते जाता है, वही क्या है, रक्त का थक्का जमना होगा। यदि वह रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा, ब्लड एक बार निकल गया तो वह निकलते रह जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपको खून की कमी होगी। सीधी बात, खून निकल रहा है तो खून की कमी होगी, वही खून में ग्लूकोज पाया जाता है, और ग्लूकोज भी बाहर निकल जाएगा तो आपको कमजोरी होगी। धीरे धीरे सब प्रक्रिया सबको गुजरना पड़ जाएगा। चलिए रक्त का थक्का वाला समझ में। सांप का विष, देखिए सांप का विष का जो निर्माण जो है वो प्रोटीन ही करता है। सांप का जो विष जो होता है वो किसका बना था, प्रोटीन का। 2 तरह का उसमें जहर पाया जाता है, एक होमोटॉक्सिन होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन जो होता है क्या होता है, मस्तिष्क प्रेशर करता है। होमोटॉक्सिन क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करता है, ब्लड को, रक्त को क्या करता है, उसको जमाने का काम करता है। ठीक है, इसका व्याख्या करेंगे जब ब्लड चैप्टर आएगा तो उसमें इसका फुल्ली व्याख्या करेंगे। अभी नॉर्मली बस इतना तक समझिए। ठीक है, घाव भरने में आपको पहले से बता दिए थे, घाव भरने में किसका काम आता है, प्रोटीन का काम आता है। भाई यहाँ जख्म हो गया, यहाँ पे कट गया है, तो दोनों जुटने के लिए आसपास की कोशिकाएं विभाजन नहीं होगी तो नहीं जुटेगी। आखिर भाई कोशिका विभाजन कौन करवा रहा है, प्रोटीन करवा रहा है ना। यदि प्रोटीन नहीं होगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, और कोशिका विभाजन होगा तो ये जुटेगा कहाँ से। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे गोंद डाल दिए, इसको साट दिए, हो गया कंप्लीट। ऐसा सिस्टम नहीं होता है, कोशिका विभाजन होकर के खुद ब खुद जुटती है यहाँ का। चलिए घाव भरने तक हो चुका था, तो आगे बचा हुआ था एंटीबॉडी। देखिए एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, ये प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन होता है जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यानी एंटीबॉडी किसका बना होता है, वह प्रोटीन का बना होता है। यह काम क्या करता है कि जो बाहर से जो बीमारियां आती है, बाहर से बीमारी आने मतलब क्या होता है, जो वायरस आता है बाहर से शरीर के अंदर जो प्रवेश कर जाता है, जो बैक्टीरिया होता है जो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जो एक तरह से समझ लीजिए कवक जो होता है, वो सब क्या होता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो उससे जो बीमारी होती है, होने का जो चांस होता है, उसको रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी होता है जो उससे लड़ता है और उसको अपने हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, प्रवेश उसको नहीं करने देता है। नॉर्मल समझिएगा ध्यान से, जो एंटीबॉडी जो प्रवेश करता है हमारे शरीर किस किस माध्यम से कर सकता है। जब कोरोना वायरस आया हुआ था तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि नहीं कोई ऐसा वैसा जगह को नहीं छूना है जहाँ एक तरह से कोई दूसरा आदमी छोया हुआ हो या कोई तरह की दिक्कत हो। ठीक ना, हम लोग क्या कर रहे थे, बार बार क्या सैनिटाइज हाथ करते थे। सैनिटाइज हाथ करते थे, इसका मतलब क्या, आपको ये डर था कि जो वायरस जो था वह कोरोना वायरस जो तो इस तरह से प्रवेश कर सकता था, मतलब त्वचा से भी प्रवेश कर सकता था। इसीलिए एक तरह समझ लीजिए हमारे शरीर के अंदर त्वचा में भी एंटीबॉडी पाया जाता है। कौन कौन से अंग में मुख्य रूप से पाया जाता है, ये सब अभी बताते हैं। त्वचा में भी एंटीबॉडी पाया जाता है। उसके बाद और कहाँ पाया जाता है, हम लोग क्या सांस जो ले रहे थे, ठीक ना, सांस के कारण क्या होता है, सांस के द्वारा हो सकता है वह वायरस अंदर गया हो, जिसके कारण क्या होता है समझिए हमारे शरीर का जो फेफड़ा जो होता है, श्वसन के दौरान जो शरीर श्वास यहाँ से लेते हैं उसके अंदर जो फेफड़ा जो है, वह फेफड़ा के पास भी एंटीबॉडी होता है, वहाँ पे मारेगा। मतलब जहाँ से घुसना चाहेगा, ठीक ना, वो वायरस सब जहाँ से घुसना चाहेगा वहाँ से हमारे शरीर उसको मारने का काम करेगा। किसके द्वारा, एंटीबॉडी के द्वारा। त्वचा के पास एंटीबॉडी पाया जाता है।
फेफड़ा के पास एंटीबॉडी पाया जाता है। अगर यदि कोई भी इससे भोजन के माध्यम से कोई वायरस अगर यदि अंदर प्रवेश करना चाह रहा है तो लार होता है, लार में भी पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। बाय द वे हमारे आँखों के माध्यम से कोई घुसना चाह रहा है तो क्या होगा, आँख में भी एक तो जो आंसू जो होता है वह भी एंटीबॉडी का निर्माण करता है, वह भी उसको मारने का काम करता है। मतलब क्या है, एक तरह से बाह्य कोई भी आघात हो वह उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर के पास एक कैपेसिटी होती है, उसका नाम क्या होता है, वो एक एंटीबॉडी होता है। वह एंटीबॉडी किसका बना होता है, वह प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, चलिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। उसके बाद सातवां आठवां है एंजाइम का निर्माण करता है। एंजाइम का निर्माण करता है। यह एंजाइम जो है, एंजाइम किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो एक और चीज समझिएगा, यह एंजाइम का अब प्रोटीन का एक लक्षण क्या है, एक चीज समझिए ध्यान से कि प्रोटीन जो होता है ना, अगर यदि प्रोटीन का विशेष गुण में अगर यदि हम पढ़ेंगे नॉर्मल रूप से, विशेष गुण में अगर यदि ताप उसको हाई मिल जाए, ताप उसको अधिक मिलने लगेगा यदि प्रोटीन को, तो वह क्या होता है, धीरे धीरे वह एकदम समझ लीजिए कि वह नष्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है, वह काम करना बंद करना, मतलब क्या, वह नष्ट होने लगता है। एक वो स्थिति होता है। अगर यदि प्रोटीन का ताप अगर यदि न्यूनतम होने लगेगा तो वह क्या होता है, निष्क्रिय होने लगता है। निष्क्रिय मतलब वो काम करना बंद कर देगा, बस ऐसा नहीं कि खत्म नहीं होता है, वह काम करना सिर्फ बंद कर देगा। लेकिन अगर यदि वह ताप अधिक हो रहा है तो वह क्या होता है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। नॉर्मली समझिएगा ध्यान से, जैसे कि हम लोग को बुखार जब लग जाता है तो बुखार लग जाने के बाद क्या होता है कि शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, बुखार में शरीर का टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होता है तो ये एंजाइम जो होता है, एंजाइम किसका बना होता है, यह एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन टेम्परेचर अधिक होने से वह क्या करता है, काम करना बंद करने लगता है, धीरे धीरे वह नष्ट होने लगता है। जिसके कारण क्या होता है कि हम जो बुखार में देखिएगा कुछ खाने का इच्छा नहीं करता है। इच्छा नहीं करने का रीज़न यह होता है, हम कोई भी कुछ खाएंगे उसको क्या करेगा, हमारा एंजाइम उसको पचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम काम सही से नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम जो होता है अधिक ताप को बर्दाश्त वह नहीं कर पाता बुखार लगने के बाद। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बुखार में हम लोग खाते जल्दी कुछ भी नहीं, खाने की इच्छा नहीं करेगा, मन करेगा ऐसे सोए रहे बैठे रहे, खाया नहीं जाता है। मुख्य यह रीज़न होता है। उसके बाद एक और चीज़ समझ लीजिए, जिससे कि हमारा ये शरीर जो एक तरह से क्या ऐसे प्रोटीन का बना हुआ है, तो अगर यदि इसमें ताप अधिक देंगे तो यह क्या होता है, यह जल जाता है या नष्ट हो जाता है। कोई आदमी डेट कर जाता है, उसको क्या कहता है, जलाते हैं, तो वह क्या होता है, उसका बॉडी खत्म हो जाता है। लेकिन मतलब जलाना मतलब क्या, उसके बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ाना, बाह्य रूप से बढ़ा रहे हैं उसके बॉडी का टेम्परेचर को, वो बढ़ाना। वहीं अगर यदि उसके बॉडी को क्या किया जाए, एक फ्रिज में डाल दिया जाए तो उसका बॉडी का क्या होता है, एज रुक जाता है, उम्र रुक जाता है। जिस स्थिति में है वह उस स्थिति में रहेगा। आप क्रिस मूवी देखे होंगे, क्रिस मूवी में क्या होता है, जो क्रिस के जो पार्ट 1 में जो स्टार्टिंग में जो कोई मिल गया में जो क्रिस रहता है, उनको क्या किया जाता है, एक जो है ना एक फ्रिज में एक तरह से उसको बंद करके रख दिया जाता है। कई साल तक वो बंद रहता है उसमें, लेकिन वो मरता नहीं है, उसका उम्र रुक जाता है। मतलब एक मूवी में बताया गया है, समझाया गया इस चीज़ को। लेकिन हाँ, वैसा फिक्सेबल चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये चीज़ वो समझाया। देखिए कोई भी मूवी बनाता है ना, नॉर्मल कुछ सच्चाई रहता है उसमें, संपूर्ण सच्चाई ना हो, कुछ सच्चाई लेकर के बनाता है। उसको फ्रिज में ही क्यों रखा गया, उसको कोई गाछ में टांग के कहीं नहीं रखा गया है, फ्रिज में इसलिए रखा गया कि हम लोग को ये दिखाना चाहा कि बॉडी जो है किसी भी फ्रिज में रखा जाता है तो वह उसी स्थिति में लगभग रहता है। नॉर्मल समझिएगा, जो हम सियाचिन ग्लेशियर में जो भी हमारे सैनिक लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर यदि बर्फबारी के कारण या जो होता है कि बर्फ़ का बहुत चट्टान एक बार खिसक जाने से, कोई वैसा स्थिति होने से अगर यदि कोई भी सैनिक वहाँ दब जाता है, तो दब जाने के बाद अगर यदि उसका बॉडी साल भर बाद भी यदि बॉडी निकलता है तो जैसा बॉडी रहता है वैसा ही मिलता है। कारण क्या होता है कि वह उसका जो बॉडी क्या लगभग सब प्रोटीन से बना हुआ है, और प्रोटीन क्या होता है, एजिंग रुक जाता है, जैसा स्थिति में रहता है वह वैसा स्थिति में रह जाता है। लेकिन वही अगर कोई आदमी किसी नॉर्मल अभी जिस वातावरण में हम लोग हैं वैसा किसी वातावरण में अगर उसका डेथ हो जाता है, रह जाता है, उसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होता है, उसका नष्ट होना शुरू हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, ये वो धीरे धीरे उसका नष्टीकरण शुरू होगा। लेकिन अगर यदि वही बर्फ वाली जगह पे होता है तो वह क्या होता है, एक तरह समझिए निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया कोई काम नहीं, जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रह जाता है। ठीक है, प्रोटीन का यही सिस्टम है। तो
समझिएगा ध्यान से। इसलिए क्या होता है, हम लोग को जब बुखार लगता है तो हमको कुछ खाने का इच्छा नहीं करता है टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद। क्यों? क्योंकि एक और चीज़ है, यह जो प्रोटीन जो होता है, यह अलग अलग प्रोटीन जो होता है, कुछ कुछ प्रोटीन होता है अलग अलग पीएच पर भी निर्भर करता है। हर प्रोटीन हर जगह काम नहीं करेगा। जैसे समझिएगा ध्यान से, तो ये एंजाइम का निर्माण कौन किया है? प्रोटीन ही किया है। तो अब देखिए हमारे पेट के पास जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है। तो यह पेप्सिन एंजाइम पेट के पास है, ठीक है। क्या यही पेप्सिन एंजाइम को मुंह के पास लेकर के आएंगे, क्या पेप्सिन एंजाइम काम करेगा सही से? नहीं करेगा। कारण क्या आता है कि पेप्सिन एंजाइम कितना है, कितना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें पाया जाता है पेट में। तो कितना पीएच मान होता है उसका? 1। बाय द वे अगर यदि हम जब मुंह के पास जो है सेलेब्री वाला एंजाइम जो है, उसको हम मुंह के पास वाला एंजाइम को हम लेकर चल जाएंगे पेट के पास, तो काम करेगा? नहीं करेगा। तो एक फिक्स पीएच पे भी काम करता है प्रोटीन। जहाँ का जैसा पीएच होता है वहाँ का प्रोटीन उसके अनुसार से काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी अब जो पेप्सिन एंजाइम को ला करके अब छोटी आंत में ला करके काम करवाने लगे, ऐसा नहीं होगा। सब जो भी एंजाइम है अलग अलग पीएच पर निर्भर करता है, उस पीएच के आधार पर काम करता है, उसका टेम्परेचर फिक्स होता है। यदि टेम्परेचर अधिक होगा तो वह कार्य सही से नहीं करेगा। ये जितना भी चीज़ एंजाइम के बारे में अभी इसके बाद जो चैप्टर चलेगा, पाचन तंत्र चलेगा, उसमें आपको एक चीज़ फील आपको ये होगा कि लगभग हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। हमारा जो क्लास का जो भी लंबा वीडियो होता है, जो इस तरह से इतना डिक्लेरेशन करते हैं, तो मेरा आदत एक तरह से सब दिन ऐसे ही पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं कि हम जब भी पढ़ाते हैं, जो पीछे होता है उसको भी लेकर के आगे आते हैं, और जो आगे चलने वाला होता है उसको फिर पहले बता देते हैं। फिर जब वहाँ जाएंगे फिर वहाँ भी आपको लगेगा कि पीछे वाला फिर आ रहा है। थोड़ा इससे होता है कि रिविजन भी होते जाता है, और जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाता है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो चुका था। अब लगभग प्रोटीन का ये सब काम कंप्लीट हो गया था। अब हमको एक तरह से एक डिफेंस, एक रोग जो होता है इससे लेकर के प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, चलिए देखते हैं। ये 2 तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे। दोनों तस्वीर में आपको अंतर क्या चीज़ का दिख रहा होगा? दोनों पहले बीमारी के बारे में बताते हैं। दोनों देखिए, यह जो है इस बीमारी का नाम है मेरास्मस। इसका है क्वाशियोरकर। चलिए, यह मेरास्मस क्वाशियोरकर क्या चीज़ है समझिएगा ध्यान से। यह जो मेरास्मस होता है ना, यह होता है कि आप जैसे कि कोई बच्चा एक तरह से जन्म लिया, ठीक ना, जन्म लिया, उस समय क्या होता है, जो माँ होती है उसको यदि दूध सही से नहीं पिला पाई, या माँ को दूध नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या होती है, तो बच्चा क्या होता है, उसको संपूर्ण रूप से एक तरह से उसको दूध में क्या पाया जाता है। चलिए एक और चीज़ थोड़ा नॉर्मल समझिएगा। जो आपका दूध है, दूध में हम आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट था? लैक्टोज था। कार्बोहाइड्रेट मिल गया आपको। उसके बाद क्या? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। और कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यही कैरोटीन प्रोटीन जो होता है, इसी कैरोटीन प्रोटीन को क्या करता है हमारा लीवर? विटामिन ए में बदल देता है। तो उसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, सब विटामिन लोगों को पाया जाता है, सिर्फ विटामिन सी को छोड़ करके। आप सोच सकते हैं कि अब नॉर्मल उधर विटामिन को छोड़िए, पहले ये तो समझ लीजिए कि आपको दूध से कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा था, दूध से आपको प्रोटीन भी मिल रहा था, ठीक है। लेकिन बच्चे एक तरह से माँ को क्या होता है, दूध का निर्माण माँ के स्तन में सही से नहीं हो पाता है, तो बच्चे को क्या करता है, वो दूध सही से नहीं पिला पाती। या जब बच्चे गर्भावस्था में रहते हैं उस समय माँ सही रूप से पोषक तत्व नहीं ले पाती। उसके कारण भी यह होता है कि अभी देखिए सरकार के एक तरह से ऐसा वैसे जगह पर होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ पर ये स्थिति ज़्यादा पैदा होती है। हाँ, लेकिन बिहार में देखिए, हम यहाँ पे हम आसपास के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र देखे हैं, वहाँ पर एक नियम एक तरह से है, वहाँ एक रूल एक बनाया गया है सरकार के द्वारा। एक अच्छा नियम है कि यदि कोई बच्चा, इस तरह का बच्चा कोई भी देखता है मेरास्मस रोग के अंतर्गत, या दोनों मेरास्मस रहे या क्वाशियोरकर रहे, दोनों स्थिति में कोई बच्चा दिखता है, तो उसको अंकित करके, उसको रेखांकित करके, उसको ला करके, उसको क्या किया जाता है, प्रतिदिन उसको पोषक तत्व, उसको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, विटामिन दिया जाता है, एक तरह से प्रोटीन दिया जाता है उसको खाने के लिए,
ठीक है, उसको दूध दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, दूध दिया उसको खाने के लिए, उसको या सोयाबीन दिया उसको खाने के लिए, विटामिन ए बी सी जो भी फल होता है वो सब दिया जाता है उसको खाने के लिए, ताकि उसका कुपोषण जो उसके उस पर है वो कुपोषण का वो धीरे धीरे शिकार होने से वो बचे। अगर यदि कुपोषण का शिकार हो चुका है तो उसको धीरे धीरे उसको मुक्त करे। ऐसा बात नहीं कि वो बच्चे के लिए क्या होता है, छोटा बच्चा उसके लिए। इस समय भी होता है जब एक तरह से माँ जब गर्भवती होती है तो उसमें माँ का भी एक तरह से वेट के आधार पर उसको चेक किया जाता है कि हाँ बच्चे का हालात क्या है, ठीक है। तो मशीन होता है वो जांच करने वाला, उससे पता चल जाता है कि हाँ कि एक तरह से माँ को पोषण सही से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या माँ के अंदर जो बच्चा है उसको पोषण सही से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। यदि ये कन्फर्म हो जाता है कि नहीं मिल पा रहा है तो उसे आंगनबाड़ी केंद्र में उसे सब कुछ उसको सुविधाएं दी जाती हैं ताकि बच्चे का पोषण सही से हो और माँ का पोषण सही से हो और डिलीवरी सही रूप से हो जाए। और यहाँ भी वही स्थिति होता है, अगर डिलीवरी हो चुका है उसके बाद भी इस लक्षण का कोई बच्चा दिखता है उसे भी आंगनबाड़ी केंद्र में सुविधाएं दी जाती है। सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा पहल है, परंतु क्या दिया जाएगा, बचेगा तब तो। यदि वहाँ से 10 kg यदि समझ लीजिए यदि 10 kg किशमिश आता है तो उसमें 5 kg उधरे चला जाता है, कोई डीलरे के पास जाता है, फिर आते आते जो 1 kg में बच्चा को थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। तो देखिए सरकार का बहुत अच्छा नियम सब बहुत अच्छा सब है, परंतु यही है कि जो जनता है उसके पास उसके समक्ष एक तरह से पेश नहीं हो पाता है, जिसके कारण दिक्कत होती है। चलिए अब इसमें देखिए यह मेरास्मस में क्या चीज हुआ, मेरास्मस में होता है मुख्य रूप से एक तरह से माँ का दूध सही से नहीं मिल पाना होता है। तो उसमें माँ का दूध में क्या पाया था, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पाया था, इसका कार्बोहाइड्रेट भी उसको सही से नहीं मिला, प्रोटीन भी सही से नहीं मिला, दोनों में से दोनों कुछ सही से नहीं मिला है। तो अब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, आपको हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताए, समझिए ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में क्या परिवर्तन लाता है, चलिए एक तो ऊर्जा देने का तो काम करता ही है कार्बोहाइड्रेट, समझिएगा ध्यान से। आपको हम बताए थे कि यहाँ से जो ग्लूकोज का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाए, कार्बोहाइड्रेट से क्या हुआ, ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज क्या होता ब्लड में आया था, ब्लड में उससे ऊर्जा बन रही थी, ग्लूकोज कोशिका के पास जा रही थी, ऊर्जा बन रही थी, ठीक है। वही ब्लड में यदि ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई थी तो क्या होता, इस ग्लूकोज को कहाँ भेज दिया गया था, लीवर के पास भेज दिया गया था। इस जमा जो हो रहा था यहाँ इसको क्या कहा गया था, ग्लाइकोजन कहा था, ग्लाइकोजन कहा गया था। तो अब अगर दिया ग्लाइकोजन अधिक रूप से यहाँ ग्लूकोज देते रहेगा, ग्लाइकोजन अगर यदि बहुत ज़्यादा हो गया तो यही ग्लाइकोजन किस में बदल जाता है, वसा में। किस में बदल जाता है, वसा में। वसा मतलब क्या हो गया, फैट। फैट मतलब क्या हो गया, जिसके कारण क्या होता है, लोग मोटापा का शिकार होते हैं, लोग क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाते हैं। इसका मतलब अगर यदि आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो वही कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, पाचन होकर के ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन से आपका वसा बनेगा, यानी मोटापा होगा आपको। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट आपको वसा दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट ही आपको वसा दे सकता है, आपके शरीर को मोटापा ला सकता है। तो इसका मतलब जो जिसको यदि कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है वह क्या हो सकता है, हेल्दी हो सकता है, वह मोटा हो सकता है। चलिए यहाँ तक हुआ। अब यही बच्चा को यहाँ जो अब देखिए ध्यान से, अब ये जो मेरास्मस से रोग से ग्रसित बच्चा है इसको कार्बोहाइड्रेट तो सही से नहीं मिला, क्योंकि माँ का दूध सही से नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट सही से नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट ही सही से नहीं मिला तो उसका क्या होगा, उसको मोटापा आएगा, वसा आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। वसा उसको उसके शरीर में नहीं होगा तो इसके कारण क्या उसका शरीर में मांसपेशी उतना ऊपर से एक तरह से क्या होगा कि इसके शरीर में मोटापा नहीं नजर आएगा कुछ भी। उसके बाद क्या होता है कि प्रोटीन का भी कमी होता है, प्रोटीन का कमी होगा तो प्रोटीन क्या करता है, आपका हेयर का निर्माण करता है सही रूप से, प्रोटीन क्या करता है, आपका बोन का निर्माण सही से करता है, उसी प्रोटीन क्या करता है, आपके बोन का निर्माण सही से करता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका, देखिए क्या ओसिन प्रोटीन इसको सही मिला, देखिए इसका बोन कितना एक तरह से पतला है, देखिए कितना पतला है इसका, बहुत ज़्यादा पतला है। इसका जितना भी हड्डी है, पूरा शरीर का हड्डी सब क्या होता है, बहुत पतला पतला होता है। इसके शरीर में मांसपेशी नहीं दिखता है, क्योंकि मांस किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन ही खाया ही नहीं है तो इसको मांस कहाँ से बनेगा। इसके त्वचाएं क्या होता है, शिथिल हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, इतना ढीला पड़ जाता है, देख सकते हैं। इससे उसका ऐसा लगता है उसका शरीर देखने में अधिक एज वाले जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसके तरह उसका एज धीरे धीरे हो जाता है देखने में। इसमें देखिए होता है क्या चीज़, दोनों में अंतर क्या चीज़ होता है, इसमें क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो भी है सब चीज़ का कमी है इसमें, थोड़ा थोड़ा इसमें टोटल चीज़ का कमी होगा, क्योंकि यह माँ का दूध सही से नहीं पिया, माँ के दूध में लगभग हर चीज़ पाया जाता है। यह जो होता है यह लगभग समझ लीजिए 1 साल से 6 या साल भर के बच्चे को होता है, 1 साल तक के बच्चे को होता है, ठीक ना, लगभग 1 साल के बच्चे को होता है। यह जो होता है 1 साल से लेकर के लगभग 3 साल के अंतर्गत के बच्चे को होता है, लगभग
1 से लगभग 3 या 4 कह सकते हैं, 3-4 साल। ऐसे देखिए ये क्वासियोरकर जो होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, मुख्य रूप से प्रोटीन, क्वासियोरकर मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो प्रोटीन की कमी किसी को भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो जब भी प्रोटीन की कमी आपको होगा तो या क्वासियोरकर का आपको शिकायत आएगी। लेकिन हाँ, बच्चे में जो कहा जाता है मुख्य रूप से बच्चे में होने वाले सिस्टम्स है। तो बच्चे में जो क्वासियोरकर होता है लगभग 1 से 3 वर्ष के उम्र के एवरेज में होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसको प्रोटीन का बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है। जब प्रोटीन का उसको कमी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो उसको मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट उसको मिलेगा तो इसका क्या होगा, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट अधिक मिल रहा है, ग्लूकोज अधिक मिलेगा, ग्लूकोज अधिक होगा तो फिर वो ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन अधिक होगा तो फिर क्या होगा, वसा बनेगा, वसा बनेगा तो इसका मतलब मोटापा आएगा। जिसके कारण क्या होता है, इसका जो पेट देखिए, इसका पेट क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका क्या, इसको कार्बोहाइड्रेट मिला नहीं तो इसका पेट क्या होता है, एकदम अंदर सटा हुआ रहता है। इसका पेट निकला हुआ नहीं है, इसका क्या है, पेट निकला हुआ होता है। ये दोनों बीमारी में यदि आपको परखने के लिए बोला जाए, दोनों बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, आपको बोलेगा पता कीजिए किसको क्वासियोरकर है और किसको मेरास्मस है, तो आपको एक ही चीज़ से आप पता कर पाएंगे कि जो क्वासियोरकर जो बच्चा है उसको क्या होता है, उसका पेट क्या होता है, निकला हुआ होता है, और जो मेरास्मस बच्चा उसका पेट क्या होता है, निकला हुआ नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ अब याद थोड़ा सा हमको भी दिक्कत दे रहा था कि पहले क्वासियोरकर होता है कि पहले मेरास्मस होता है। अभी तो हम बोल दिए कि साल भर तक के बच्चे को मेरास्मस होता है, 1 से 3 साल के लगभग बच्चे को क्या होता है, क्वासियोरकर होता है। बाद में याद नहीं रहता। तो याद रखने के लिए नॉर्मल एक चीज़ समझिएगा, माँ मतलब क्या हुआ, मेरास्मस, और माँ मतलब क्या होता है, माँ, मतलब माँ के द्वारा पोषण में किसी कमी के कारण क्या होता है, मेरास्मस होता है। माँ के द्वारा दूध एक तरह से दूध सही रूप से उसको नहीं पिलाया जाता, उसके कारण होता है। या यदि माँ का दूध से कि 6 महीने तक पिलाने के बाद वह उस बच्चे को, माँ के दूध के बाद उस बच्चे को यदि दाल नहीं दिया जाता है, प्रोटीन तो उसको लगातार चाहिए बच्चे को, लगभग 6 महीने जैसे बच्चे को लगभग पूरा होने वाला होता है, उसको थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ दाल या कुछ घर का जो भी खाना उसको खिलाने के लिए उसको तो प्रयास करना चाहिए। माँ उस चीज़ पे ध्यान नहीं दी होगी तो माँ के दूध को छोड़ने के बाद भी बच्चा क्या होगा, उस चीज़ पे उस तरह से उसको प्रोटीन सही रूप से नहीं मिल पाया, जिसके कारण मेरास्मस हो सकता है। इसलिए साल भर लगभग टाइम दिया जाता है इसका 1 से 3 साल। चलिए, एक तरह समझिए लगभग जो मुख्य बिंदु था वो कंप्लीट हो चुका है प्रोटीन का आपका। चलिए, आज का जो प्रोटीन का लगभग जो चैप्टर में जो भी चीज़ आता है लगभग हर तरह से कंप्लीट हो चुका है। कल से आप लोग का वसा स्टार्ट होगा, 1 दिन चैप्टर लगेगा वसा में, उसके बाद 2 क्लास और चलेगा वो विटामिन्स का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद जितना भी है प्रश्न होगा जो पोषण चैप्टर से जितना भी किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, मैं टोटल एग्जाम का जो है ना उसमें टोटल का एक तरह से आप लोग के बीच कंप्लीट करवाऊंगा। उसे देखिएगा कि जो हम पढ़ाए हैं वो एग्जाम में आया है या नहीं आया है, उससे संबंधित सब कुछ आप समझिएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद।